मैं आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं ऐसी कामयाब शख्सियत के आज रूबरू हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमें सुनने को आज कुछ ऐसा यूनिक मिलेगा कि ये एक यादगारी इंटरव्यू रहेगा और हम एक ऐसी शख्सियत को डिस्कवर करेंगे जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में कुछ और बहुत कुछ करना चाहते हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मैम। आपने बड़े काम किए हैं। हम अक्सर औकात आपकी वीडियोस देखते रहते हैं सोशल मीडिया में और आपके काम भी देखते हैं। आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? मेरे नज़दीक ज़िंदगी का अलग नज़रिया है। मुझे लगता है कि हर इंसान जो है, जो आपके आसपास दिख रहा है आपको, जब तक आप उनको खुश ना रख पाए, उनके जो आपके अंदर एक सेवा भाव है वो ईमानदारी से ना निभा पाए, तो ज़िंदगी बेकार है। सोशल ईवल आपके नज़दीक क्या है और एजुकेशन का सही मकसद क्या होना चाहिए? एजुकेशन का ये मकसद नहीं कि आप किताबें पढ़ो, सिर्फ किताबें पढ़ना ही एजुकेशन का मकसद नहीं होता है। उनके अंदर जो उसका निचोड़ है, सबसे पहले तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप कैसी तालीम चाहती हैं माशरे की? मैं माशरे के लिए तालीम चाहती हूँ कि माशरा जो है, अगर वो एजुकेशन ले रहा है तो उसको वो गूढ़ तक पहचाने, वो सोचे कि हमने क्या पढ़ा है ज़िंदगी में। संध्या गुप्ता को एक ही लालच है और वो है मेरे नाम का। मुझे लगता है कि संध्या गुप्ता अगर इस दुनिया में आई है तो अपना नाम, जब तक उसका नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर नहीं रहेगा, और जब मैं रहूं या ना रहूं, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरा नाम सदियों तक जिंदा रहे। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगो मील, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। सामीन व नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत के रूबरू हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही आला पाए के काम किए हैं और वो कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक रहेगी। मेरी मुराद आज मेरे सामने मेरे रूबरू संध्या गुप्ता साहिबा बैठी हैं, जिन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए, इसके कई काज़िज़ के लिए कई अच्छे काम जो हैं वो अंजाम दिए हैं। मुझे आज इनके सामने बैठकर ये फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम अपनी धरती की एक ऐसी बहादुर ख़ातून के साथ मिल रहे हैं जिन्होंने जो ये चाहती हैं कि हमारा समाज एक जन्नत बने, हमारे समाज से तमाम बुराइयों का ख़ात्मा हो जाए और हमारा समाज एक ऐसी डगर पर चले जहाँ किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। ये वही सोच सकता है, ये वही कर सकता है जो दिमाग विज़डम के साथ हो, विजन के साथ हो और जिसमें कुछ यूनिक करने की सलाहियत हो। मैं आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं ऐसी कामयाब शख्सियत के आज रूबरू हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमें सुनने को आज कुछ ऐसा यूनिक मिलेगा कि ये एक यादगारी इंटरव्यू रहेगा और हम एक ऐसी शख्सियत को डिस्कवर करेंगे जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में कुछ और बहुत कुछ करना चाहती हैं। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मैम। आपने बड़े काम किए हैं। हम अक्सर औकात आपकी वीडियोस देखते रहते हैं सोशल मीडिया में और आपके काम भी देखते हैं। आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? मेरे नज़दीक ज़िंदगी का अलग नज़रिया है। मुझे लगता है कि हर इंसान जो है, जो आपके आसपास दिख रहा है आपको, जब तक आप उनको खुश ना रख पाए, उनके जो आपके अंदर एक सेवा भाव है वो ईमानदारी से ना निभा पाए, तो ज़िंदगी बेकार है। कुछ लोग हमारी बड़ी पॉपुलेशन जो है, हमारे बहुत से लोग जो हैं ज़िंदगी में आते हैं, ऐश व इशरत करते हैं, मज़े से जीते हैं और फिर एक लाइफ की जो वो सिलसिला है वो अपनी औलाद तक उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं।
फिर नस्लें ऐसी जीती हैं और फिर ऐसे सिलसिला चलता है। क्या आप समझती हैं यही ज़िंदगी है? मुझे लगता है कि आज के कलयुग में जो ये दौर चल रहा है, 90% देखा जाए तो यही ज़िंदगी लोगों ने अपनाई है और लोग अपना भी रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो खुद के लिए हुए हैं। अगर हमें चाहिए सब कुछ, हमें खुद के लिए चाहिए। हम जो कमाते हैं हम अपने बच्चों के लिए रखते हैं, आगे हमारे बच्चे ही उससे ऐशो आराम की ज़िंदगी उनको नसीब होगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ अगर भगवान ने आपको इस संसार में पैदा करके भेजा है तो उसने ये सोच कर भेजा है कि कौन जो लोग हैं वो दुनिया में आकर सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वो दूसरों के लिए जीते हैं। तो मुझे लगता है कि जब इंसान ये सोच अपने अंदर पैदा करता है तो उसका ज़िंदगी जीने का नज़रिया जो है वो बदल जाता है। कौन सा एक अच्छा नज़रिया है जो आप चाहती हैं कि इस समाज को दिया जाए? मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो नज़रिया आपको समाज से सीखना या जो पड़ेगा। आपके हिसाब से बहुत अच्छी बात है, जी, जो आप चाहती हैं कि इस समाज के लिए एग्जीक्यूट की जाए, वो क्या है? मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा है कि इंसान की सोच को बदलना। जब तक हम इंसान का नज़रिया नहीं बदल पाएंगे तब तक हम इस संसार को जीने का जो हमारा मकसद है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है, क्योंकि आपकी सोच कभी कभी संसार की सोच से नहीं मिलती है। संसार कुछ और सोचता है, आप कुछ और सोचते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो प्लस पॉइंट होता है कि इंसान के अंदर वो है खुद को साबित करना। और ख़ुद को जब हम एक इंसान साबित करता है कि वो इस धरती पे आकर उसने इस संसार में कैसे जीना है, तो मुझे लगता है कि जो ज़िंदगी का नज़रिया है वो बड़ा ही खूबसूरत। बुनियादी क्या चीज़ है जो हम इस बात के लिए करेंगे ताकि हमारे माशरे की सोच बदल जाए? माशरे की सोच को बदलना मुझे लगता है नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि माशरा जो है वो बहुत हद तक बदलना ही नहीं चाहता। क्योंकि हम चाहते हैं कि माशरा बदले, हम उनके नज़रियों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत हद तक हम नाकामयाब हो जाते हैं और बहुत हद तक हम कामयाब भी हो जाते हैं। इंसान की सोच जो है वो ब्रॉड माइंडेड होनी चाहिए। उसको लगता है, वो सोचने की कोशिश तो करता है संसार, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी हद तक वो अपनी सोच को अपने हद तक जो है वो महफूज करके रखता है। और जब इंसान उसको बदलने की कोशिश करता है तो संसार को जो हमारा सोसाइटी है वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती। हमारी सोसाइटी में दो चीज़ें हैं, एक सोशल ईवल है, एक एजुकेशन है। सोशल ईवल आपके नज़दीक क्या है और एजुकेशन का सही मकसद क्या होना चाहिए? एजुकेशन का ये मकसद नहीं कि आप किताबें पढ़ो, सिर्फ किताबें पढ़ना ही एजुकेशन का मकसद नहीं होता है। उनके अंदर जो उसका निचोड़ है, सबसे पहले तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप कैसी तालीम चाहती हैं माशरे के लिए? मैं माशरे के लिए तालीम चाहती हूँ कि माशरा जो है अगर वो एजुकेशन ले रहा है तो उसको वो गूढ़ तक पहचाने, वो सोचे कि हमने क्या पढ़ा है ज़िंदगी में। मैंने बड़ी हद तक देखा है इस ज़िंदगी में रहकर कि लोग जो हैं वो पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाती है। आपने क्लास पास कर दी, आप दूसरी क्लास में आ गए, अच्छे नंबरों से आप मार्क्स लेके, बड़े अच्छे मार्क्स लेके आप अगली क्लास में आ जाते हैं और एक बड़ा ऑफिसर भी बन जाते हैं। लेकिन आपने ज़्यादातर जो मेरी सोच है, मुझे लगता है कि सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से मुआशरा जो है वो बदल नहीं सकता, उनकी सोच को नहीं बदल सकते। तो हमें किताबों के अंदर जो अल्फाज हैं, जो उसका मायने हैं, जो उसका मतलब है, जब तक हमें उस मायने की हद तक हम नहीं पहुंचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन आपको नहीं लग रहा कि हमारी जितनी भी पढ़ी लिखी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, मैक्सिमम फैमिलीज़ के बच्चे जो हैं वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ जी, हम कोई उस सोसाइटी में कोई एटिकेट डेवलप नहीं कर पाते। यानी हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं जी, वो किसी भी लेवल पर अभी तक नहीं आ पाई। ये फ्लास कहाँ पर हैं? आपको कहाँ लगता है कि नक्स कहाँ है कि पढ़ा लिखा तबका भी वो बात नहीं कर रहा जो उसे करनी चाहिए? एडवांस सोसाइटी में आप यूरोप भी गई होंगी। जी, जी। अब उन सोसाइटीज़ में जहाँ कोई बहुत सारी कंट्रीज़ में गॉड का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बावजूद इसके लोग मिलते हैं, जब बात करते हैं उनकी बात में भी ऑनेस्टी होती है और उनके
टास्क में भी, काम में भी, उनके उठने बैठने में भी। मतलब मेरा कहने से मुराद ये है कि वो हर तरह से ट्रांसपेरेंट होते हैं जी। हमारे यहाँ सब कुछ है जी। हम खुदा को भी, भगवान को भी, सब चीज़ें याद भी करते हैं, पूछते भी हैं, बावजूद, और पढ़े लिखे भी होते हैं, बावजूद इसके भी हमारे यहाँ अभी वो चीज़ें नहीं आ पाई। आप क्या समझती हैं, ये क्या है? मुझे लगता है, यहाँ तक मेरी समझ है, मुझे लगता है कि यहाँ पर हर माशरे के लोग रहते हैं, तरह तरह की सोच के लोग हैं, हर प्रकार के लोग यहाँ पे हैं। और बाहर जो है वहाँ पे उतना ज़्यादा जो उनका जो पढ़ने का जो तरीका है, जो एजुकेशन है, वो एडवांस बहुत है। उनको बचपन से जो तालीम दी जाती है, आपने देखा होगा कि बाहर मुल्कों में क्या रहता है, 18 साल के बाद वो जो बच्चे हैं वो अलग कर दिए जाते हैं, माँ बाप अलग रहते हैं। लेकिन यहाँ हमारे, अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यहाँ हमारी फैमिलीज़ चाहती है कि जब तक हम बूढ़े रहें, हमारे बच्चे हमारे साथ रहें, हम उनको अपने से अलग ही नहीं होने देना चाहते। मतलब हमारे यहाँ ये बात जो है हमारी मेरिट में आती है। जी जी जी। अच्छा। हम बचपन से ही उनको ऐसी तालीम देते हैं कि हम चाहते हैं कि वो नाजुक बने रहें। हम उनको अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए 10 बार सोचते हैं। आपने देखा होगा हमें माशरे में आज भी अपने बच्चों को उतनी सहूलियत नहीं दी जाती। अगर सहूलियत दी जाती है तो उनको इतनी आज़ादी नहीं दी जाती है कि वो अपने सोचे, अपने मकसद, मतलब अपने मुस्तकबिल के लिए सोचें। और बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी भी आपने देखी होगी कि बच्चों को अपने माँ बाप की सोच के आगे झुकना पड़ता है। आज भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे जो मतभेद हैं वो दिखाई देते हैं। दुनिया, हम देख रहे हैं 21वीं सदी जैसे चल रही है, अभी भी बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, बच्चों से बातचीत होती है, तो उनका कहना यहाँ तो बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं जो अपने माता पिता को नहीं मानते हैं, या फिर इतनी ज़्यादा उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं कि वो जो वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। संध्या गुप्ता की मनपसंद चीज़ क्या है? अच्छा इंसान बनना। आप क्या चीज़ पसंद करती हैं? मतलब म्यूज़िक, किताबें, या फिर किसी गरीब की मदद करना, या एक कोई इंस्टीट्यूशन कायम करना, घूमना? आपका सबसे बेहतरीन जो ज़िंदगी का सबसे अच्छा, जिसको आप समझती हैं, जिस काम को, वो क्या है? सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है म्यूज़िक। मैं ईमानदारी से बताना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि जब तक संगीत नहीं है आपकी ज़िंदगी में, आपके अंदर जो आप करना चाहते हो अधूरा रह जाता है। म्यूज़िक में आप क्या पसंद करती हैं? गज़ल? म्यूज़िक में मैं गज़ल पसंद करती हूँ। गज़ल में किसको पसंद करती हैं? मैं जगजीत सिंह जी को बहुत, पंकज उदास जी को मैं बहुत मानती हूँ, और मैं बचपन से ही उनकी गज़लें सुनते हुए बड़ी हुई हूँ। और मैं साथ में बताना चाहूँ कि जितने भी आपने चीज़ें बताई हैं, मैं वो सब करना चाहती हूँ और मैं करती भी हूँ। मैं सब कुछ करके ही एक मैं संपूर्ण जो है मैं नारी बन सकती हूँ, मैं उसकी कोशिश में लगी रहती हूँ। आपके नज़दीक जो सोशल इवल्स हैं हमारे, क्या हैं? मेरे नज़दीक अगर मैं खुल के बात करूँगी तो मुझे लगता हमारे समाज है से एरेडिकेट हो जाएं। जी, अगर मैं खुल के बात करूँगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बात शायद बुरी भी लग सकती है। सोशल इवल सबसे ज़्यादा ये है कि आप एक औरत को खामखा उसके ऊपर बहुत सारे अनगिनत सवाल खड़े कर देते हो, बिना सोचे समझे आप एक औरत को जज कर लेते हो। मुझे ये सबसे बड़ी बुरी लगती है ये सब बातें, कि कहने को वो औरत है, माँ है, बेटी है, बहन है, लेकिन आपकी नज़रों में वो क्या है, वो मैं समझने की कोशिश में लगी रहती हूँ, लेकिन जो मैं आज तक नहीं समझ पाई। औरत की 2 शेड्स हैं हमारे पास, एक थोड़ी सी पुराने ऐत की औरत जी जो आज से 10 साल पहले, एक हमारे नए ज़माने की औरत। जी बिल्कुल, ये दोनों डिफरेंट हैं जी। पुरानी औरत, तो पुरानी औरत क्या मतलब, थोड़ी सी पहले की, हाँ, जो औरत का सिलसिला था, कई बंदिशें थीं, पाबंदियाँ थीं समाज की, घरों की, बहुत सारी हदें उसके ऊपर आयद कर गई जो थी। एक औरत आज के ऐत की औरत है, नई औरत जी। आपके नज़दीक सक्सेसफुल औरत कौन सी है? आज के ज़माने की या थोड़ा सा ऐसे पहले की? नहीं, मुझे लगता है कि पहले के ज़माने की औरत ज़्यादा सक्सेसफुल थी, क्योंकि वो बाहर के साथ साथ वो अपने घर को संभालती थी और वो अपने बच्चों को संभालती थी, अपने परिवार को देखती थी। आज हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो उसमें हमें सिखाया जाता है कि हम एडवांस हो चुके हैं, हमारे बच्चों को जो तालीम दी जाती है वो इक्वल तालीम दी जाती है, और हम उसमें
जो भेदभाव जो लड़के लड़की का है उसमें हम नाप तोल नहीं कर सकते। तो इससे क्या हुआ कि माशरे में जो बदलाव आया, एडवांस होना चाहिए ना? एडवांस होना चाहिए, लेकिन एडवांस का मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर भूल जाओ, अपना परिवार भूल जाओ। आपको संस्कार ऐसे मिलने चाहिए कि आप इक्वलिटी की बात तो करो, लेकिन साथ साथ आप एक औरत ही औरत मॉडर्नाइज होकर भी अपनी जड़ों के साथ जुड़ी रहे। जड़ों के साथ तो उसको जुड़े रहना चाहिए उसको। बहुत अच्छा। तो आपके नज़दीक औरत का रोल ज़्यादा बनता है घर में या मर्द का बनता है? नहीं, मुझे लगता है कि जितना मर्जी जो हमारा समाज है वो एडवांस हो जाए, लेकिन औरत के बिना घर नहीं चलता। ये मैंने खुद आजमाया है कि अगर आप बाहर के काम में इतने मसरूफ़ रहते हो, अगर घर परिवार आप छोड़ देते हो तो घर हमारा बिखर सा जाता है। कौन सी 2-4 बड़ी औरतें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको आप रोल मॉडल मानती हैं अपना? मैं मदर टेरेसा को मानती हूँ। लोग ना जाने उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने माशरे के लिए बहुत अच्छे काम किए। फिर मैं सरोजनी नायडू जी को मानती हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने भी समाज के लिए बहुत काम किया है। और मैं लक्ष्मी भाई जी को मानती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उनके जैसे ब्रेव बनना है, अपने समाज के लिए कुछ करना है। तो इंदिरा गांधी जी को मैं बहुत मानती हूँ। कल्पना चावला जैसी औरतें जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि हर माँ को वैसी बेटी पैदा करनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया, जो उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, एक बेटी होने का फ़र्ज़ अदा करने के साथ साथ जो उन्होंने माशरे को दिया, वो आज भी माशरा जो हमारा समाज है वो उनके जो कुर्बानी है उनको कभी नहीं भूल सकता। आपके नज़दीक जो हीरो होते हैं जी, इसकी क्या डेफिनेशन है? मुझे लगता है जो समाज के लिए बलिदान देता है वो हीरो है मेरी नज़र में। जो पिक्चरों में आता है वो हीरो नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी आर्मी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं उनकी कुर्बानियों को देखती हूँ, मैं सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को देखती हूँ। मेरी नज़र में वो हीरो है जिसने समाज के लिए बलिदान दिया, जिसने कुर्बानी दी, जिसने अपना ना सोच के इस देश का नाम ऊँचा किया। मेरे नज़र में तो वही हीरो है। बहुत अच्छा। आप किताबों को पढ़ना पसंद करती हैं? बहुत कम। अच्छा, बहुत कम। क्यों नहीं पसंद करती? मैं आपको बताती हूँ, आज से मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैं बहुत लिखा करती थी बचपन से लेके। शायरी नहीं, मैं दिनचर्या लिखा करती थी। उसमें कुछ ना कुछ शायरी भी आ जाती थी। मैं इतनी अच्छी शायरा तो नहीं हूँ। हाँ, जो आप सोचते हो तो वो शायरी में बदल जाता है। तो मैं अपने विचार रखती थी। जी, विचार रखती थी कि मैं दिन से लेकर रात तक मैं क्या करती थी, और वो सोच को मैं किताबों में डाल दिया करती थी। आज से 10 साल पहले की बात है, मुझे एक घुटन सी महसूस होने लगी। मुझे लगा कि मैं जो भी सोचती हूँ, जो करना चाहती हूँ, जो मैं इस संसार में आके जो मैं जी रही हूँ, मैं वो जी नहीं रही थी, मैं घुट रही थी। और मैं वो अपनी घुटन को किताबों में फिर से दोबारा से बंद कर रही थी। तो एक दिन मैंने उन सब किताबों को जला दिया और मैंने सोचा कि मुझे अपने जो ज़िंदगी की जो असल ज़िंदगी है वो मुझे किताबों में बंद नहीं करनी है, मुझे उसको जीना है और लोगों को जीना सिखाना है। अच्छा होता कि आज आप प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत आगे एडवांस चली गई हैं, बहुत अच्छे काम कर रही हैं, बड़े आपका नाम है। वो किताबें रहती तो अच्छा था, कल हम छपवा देते उसको और एक रहती दुनिया तक एक ज़िंदगी का एक सफ़र आपका जो घुटन में गुजरा है वो किताब लेसन बन जाता। तो आपने किताबें जला दी, ये क्या हुआ? पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आई कि मैंने ऐसा क्यों किया और वो किताबें क्यों जलाई। आज मुझे थोड़ा सा गम भी लगता है कि अगर आज वो किताबें होती और लोग उसको पढ़ते तो शायद संध्या गुप्ता की बहुत सारी ऐसी हकीकत थी जो लोग नहीं जानते, जो फैमिली नहीं जान पाई आज तक। वो अगर वो पढ़ते हो रह जाती तो अच्छा था। जी जी बिल्कुल। संध्या गुप्ता खुश कब होती हैं? बहुत ज़्यादा खुश? मैं खुश तब होती हूँ जब मैं किसी के काम आती हूँ, या मेरी फैमिली जब मेरे साथ मिलकर बैठती है। काम कैसा? काम मतलब उनकी सेवा करना। जी जी, मुझे ज़रूरतमंद की खिदमत करने से जी। या कोई ऐसा काज, जैसे आपने अभी हमारे फौजी हीरो की बात की जी, उनके उस हीरोगिरी को, उनके उस असल पर्पज़ को जी। आप जब बयान करती हैं तब खुश होती हैं? आपको हकीकी खुशी कब मिलती है? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब मेरा परिवार मेरे साथ आसपास बैठता है और वो जब उनके सबके चेहरों में मैं स्माइल देखती हूँ, तो मैं आपको सच बताना चाहती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसी दिन होती है। बाकी उससे
ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं लोगों की सेवा करती हूँ, या उससे ज़्यादा खुशी मिलती है जब मैं एक मार्टियर्स फैमिली के घर जाती हूँ। वहाँ बैठ के मैं उनके हाथों से बना हुआ खाना खाती हूँ, उनसे ढेर सारी बातें करती हूँ, और देश के लिए बलिदान होने वाला जो हमारा वो वीर योद्धा था, जब उसके कहानियाँ सुनती हूँ उनकी फैमिली से, तो वो मुझे खुशी मिलती है और मुझे लगता है कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि आज मैं इनके परिवार का हिस्सा संध्या बनी गुप्ता हूँ। किस किस मुल्क में घूमी हैं? मैं बहुत ज़्यादा मुल्कों में घूमना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे हिंदुस्तान बहुत पसंद है। मुझे बाहरी दुनिया से कोई लगाव भी नहीं आप था। कभी नहीं बाहर गई? मैं बाहर जाती रहती हूँ, लेकिन मुझे जो हिंदुस्तान में लगाव है, प्यार है, वो बाहरी मुल्कों में मुझे लगता है कि वो कम समय के लिए एक प्यार है। आपको एक दिखावे वाली दुनिया मेरा लगती मकसद है कि अगर आप यूके गई होंगी, जी जी मिसाल, जी, आपको उस कंट्री की क्या चीज़ अच्छी लगी? मुझे वहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा लगा, डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा। वहाँ के लोगों में फेकपन नहीं है, क्योंकि वो लोग जो भी हैं वो सामने अंदर एक जैसे लगते हैं। तो मुझे क्या वजह है इस बात की? मुझे लगता है उनकी तालीम है, उनका रहन सहन ऐसा है कि जो वो फेक नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ही लगा लो, शायद हो सकता है मैं ही फेक हूँ, लेकिन वो लोग जो हैं वो असल ज़िंदगी जीते हैं और एकदम प्योर ज़िंदगी जीते हैं। संध्या गुप्ता क्या करना चाहती हैं ऐसा कि जो रहती दुनिया तक याद रखा जाए? आपके नज़दीक क्या है? मुझे सबने पूछा ये क्वेश्चन कि आप ये जो सोशल सर्विस करते हो, ये सब कुछ अभी तक कर रहे हो, अपना सारा पैसा कमाया हुआ आप दान दे देते हो या खर्च कर देते हो उन लोगों के लिए जिनको आप जानते तक नहीं हो, तो इसका मकसद क्या है? तो आज मैं फिर से बताना चाहूँगी, संध्या गुप्ता को एक ही लालच है और वो है मेरे नाम का। मुझे लगता है कि संध्या गुप्ता अगर इस दुनिया में आई है तो अपना नाम, जब तक उसका नाम बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर नहीं रहेगा, और जब मैं रहूं या ना रहूं, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरा नाम सदियों तक ज़िंदा रहे। शायद इसी कोशिश को मैं पूरी संध्या करने गुप्ता की। अपने नाम से एक इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं कायम करती जो सारी ज़िंदगी नस्ल दर नस्ल उसका नाम भी रहेगा जी, और एक ऐसी खिदमत वो अंजाम देगी, सच करेगी बात समाज के लिए? सच बात सारी तो- ज़िंदगी उस इंस्टीट्यूशन की तख्ते के ऊपर आपका नाम रहेगा। जी, और क्यों नहीं समाज के उन बेकस बच्चों को ढूंढ के, जिनको कोई पढ़ाने वाला नहीं, जिनको कोई देखने वाला नहीं, जिनकी माएँ मर चुकी हैं या जिनके पूछने वाला कोई नहीं, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन का मैकेनिज्म आप क्यों नहीं तैयार करती? ये बड़ी खिदमत भी हो जाएगी समाज की और नाम भी रहेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो आपने सवाल किया, ये मेरे मन में काफ़ी सालों से अंदर मेरे जहन में था, लेकिन इसके लिए आपको सच्चाई की बात बताना चाहूँगी कि इंस्टीट्यूशन हम तभी खोल सकते हैं, इसके लिए बहुत बड़ी मिकदार में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वो उतना पैसा अब मेरे पास नहीं है। जो भी मैंने कमाया इतने सालों में, या मैंने अपने परिवार को दे दिया या मैंने समाज को दे दिया। अगर मैं ऐसी ख्वाहिश रखती भी हूँ कि मैं संध्या गुप्ता के नाम से कुछ ऐसा बड़ा करूं, तो उसके लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, और मुझे तो लगता नहीं कि मेरे पास इतने पैसे। छोटा मोटा कोई अस्पताल भी तो खोल सकती हैं संध्या गुप्ता, जी। जहाँ पर जो है मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर हो। जी, मैं इंशाल्लाह और मैं ऐसी चीज़ें ज़रूर। भी हों और संध्या गुप्ता हॉस्पिटल हो, फिर वो आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते फैल कर बड़ा इंस्टीट्यूशन बन जाए और लोगों की खिदमत हो जाए। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ख्याल तो बहुत नेक है। सबसे ज़्यादा जो मेरे अंदर ख्याल आज तक जो भरा हुआ है वो है अपना घर बनाना, जिसकी मैंने एक ख्वाहिश की थी। मैं देखती थी कि समाज में अनाथ बच्चे भी हैं और वृद्धाश्रम भी बने हुए हैं, तो मेरा एक मकसद था कि मैं इन सबको मिलाऊं और एक ऐसा अपना घर बनाऊं यहाँ पे जिसके पास जगह नहीं हो, घर नहीं हो, परिवार नहीं हो, और वो ऐसा अपने घर में आके मैं उनको रखूं और माँओं को मैं बच्चे दे दूं और बच्चों को मैं माँ बाप दे दूं, और एक ऐसा कुटुंब बनाऊं जिसमें अपने घर में रहकर वो लोगों को लगे कि ये मेरा खुद का घर है, ये मेरा अपना घर है। लेकिन भगवान चाहेगा तो ये मेरी ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी होगी। आप बहुत काम कर चुकी हैं। मैं एक अहमद फराज साहब का एक शेर पढ़ता हूँ आपके लिए, और इस बात को कंक्लूड करते हैं कि मैं तेरा नाम न लूँ, लोग फिर भी पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बाहर की है। सामीन हजरात, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू थे जिनके विचार, जिनके ख्यालात और जिनकी खूबसूरत कामों की तफसील आपने ख़ुद उन्हीं की ज़बानी सुनी, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे समाज में
ऐसी शख्सियात, ऐसी पर्सनैलिटीज़ और भी होनी चाहिए जो इस तरह की खूबसूरत सोच के साथ अपने समाज की खिदमत को अंजाम दें। शुक्रिया। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।